नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और वैसे आप लाइव शो कैपिटल हेडलाइंस पे ही देखते हैं, लेकिन आज ऐसा इत्तेफाक है कि हमारे जो बाकी के दो चैनल्स हैं जिनके बारे में इस प्लेटफॉर्म पर हम अभी तक कम बात करते रहे हैं, कैपिटल रेडियो अयोध्या और युगांधर, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो आपको तीनों जगह वो तीनों चैनल एक साथ नजर आते हैं। लेकिन हम ज्यादातर इस प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं वो कैपिटल हेडलाइंस की ही बात करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज पहली बार हम तीनों चैनल पर एक साथ लाइव हैं और हमारे दो खास मेहमान जो कि लगातार कैपिटल हेडलाइंस को मदद करते रहे हैं, सहयोग करते रहे हैं, हमारे साथ तमाम चर्चाओं में, विश्लेषण में हिस्सा लेते रहे हैं, श्री प्रशांत सिंह जी। बहुत स्वागत करूंगा मैं सिंह साहब का, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के साथ विदेश मामलों के भी एक्सपर्ट हैं और इंटरनल सिक्योरिटी जो बहुत अहम मुद्दा है और जिसको समझने वाले देश में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, उंगलियों पर है, उनमें सिंह साहब का नाम आता है। और दूसरे हमारे नियमित मेहमान, इन्हें आप पहचानते ही हैं, जो कैपिटल हेडलाइंस के संस्थापकों में शामिल हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार साहब, जो स्वतंत्र पत्रकार है, बिहार सरकार से इनको मान्यता मिली हुई है पत्रकारिता के क्षेत्र में। राजनीतिक अनुभव इनका बड़ा लंबा है, ये खुद राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं, अलग अलग समय में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में रहे हैं। और दोनों खास मेहमानों को आज आमंत्रित किया हमने, रविवार में दोपहर की चर्चा के लिए आमंत्रित किया। और विषय बड़ा खास है कि संविधान के, भारतीय संविधान के 75 साल पूरे हो गए हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा तैयार हुआ था। 75 साल पूरे हो गए संविधान के, और उसको लेकर लोकसभा में 2 दिन की चर्चा हुई। चर्चा राज्यसभा में भी सोमवार और मंगलवार को होनी है, वहां भी 2 दिन का समय निर्धारित किया गया है। और लोकसभा में जो चर्चा हुई उससे पहले जो विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, उसमें ज्यादा हम कामकाज होता हुआ नहीं देख रहे थे। लेकिन 2 दिन की चर्चा बहुत सार्थक चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम नेताओं ने अपनी बात की। संविधान कैसे बना, संविधान ने भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार दिए हुए हैं, संविधान का देश की प्रगति में क्या योगदान है, तमाम मुद्दों पर अलग अलग नेताओं ने बात रखी। आज हम उन 2 बड़े नेताओं की बात करने जा रहे हैं जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, यानी सदन में जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और विपक्ष के नेता जो हैं राहुल गांधी साहब, उनके बारे में हम बात करेंगे। दोनों ने स्पीच कल ही दी, जो चर्चा का दूसरा दिन था, यानी शनिवार के दिन राहुल गांधी दिन के समय बोले, शाम को पूरी जो चर्चा का समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 घंटा 50 मिनट बोले, जबकि राहुल गांधी साहब का भाषण थोड़ा छोटा था, 25 मिनट के लगभग बोले। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दोनों के भाषणों को देख रहे हैं। हमारे दोनों मेहमानों की राय में प्रधानमंत्री का भाषण कैसा था और राहुल गांधी साहब का भाषण कैसा था, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले दोनों नेताओं के भाषण का एक छोटा छोटा अंश मैं आपको सुनवा देता हूं। मीडिया ने किस तरह से कवरेज की है इसको मैं आपको सुनवा देता हूं। फिर उसके बाद दोनों अपने मेहमानों से जानेंगे कि उनकी नजर में ये भाषण कैसे थे, किसने क्या कहा, क्या छोड़ा, क्या और कहा जा सकता था, इसके बारे में ये क्या सोचते हैं, दोनों मेहमानों से पूछेंगे। पहले आप राहुल गांधी साहब को सुनिए। और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Some days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो,
नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। राहुल गांधी साहब कांग्रेस के नेता है, 5 बार के सांसद हैं, प्रधानमंत्री से ज्यादा उनको संसदीय अनुभव है लोकसभा का, क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। राहुल गांधी 5वीं बार चुने गए। 2004 में पहली बार सांसद बने थे अमेठी से, इस बार राय बरेली का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता है। इनकी बात का आपने एक अंश सुना, अब प्रधानमंत्री की बात भी सुन लीजिए। आदरणीय सभापति जी, संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने यह क्लिप रिलीज की है जो हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री 1 घंटा 50 मिनट के लगभग बोले। बहुत अच्छे वक्ता है, सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बहुत लंबा बोले। संविधान के 75 साल, लेकिन एक परिवार, गांधी नेहरू परिवार पर वो काफी ज्यादा बोले। कितना वो बोलना कारगर था, कितना उसका असर रहा, लोगों तक कितनी बात पहुंची, ये अपने दोनों मेहमानों से पूछेंगे। उसके पहले सिर्फ 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं कि मीडिया ने इस पूरे मामले की कैसे कवरेज की है। तो जरा आपको आज के अखबारों का हाल भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उनका बयान है, उसको हेडलाइन बनाया गया है। पीएम बोले कि आपातकाल का पाप कांग्रेस के माथे से नहीं धुलेगा। वही बाइट है जो हमने अभी आपको सुनाई। कांग्रेस ने खून चखने के बाद बार बार संविधान बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा था, उसको हेडलाइन बनाया गया है। और प्रधानमंत्री ने 11 संकल्पों की भी बात की थी, जिसको लेकर विपक्ष उनसे सवाल पूछ रहा है। खास तौर पर भ्रष्टाचार मिटाने का, जीरो टॉलरेंस की जो उन्होंने बात की, उस संकल्प का जो उन्होंने जिक्र किया, उसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आप भ्रष्टाचारियों के साथ क्या कर रहे हैं। वही जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इन 11 संकल्पों को देश को आगे ले जाने का एक मूल मंत्र बता रहे हैं। राहुल गांधी की जो बात है, एकलव्य की तरह युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है, ये आरोप लगाया था राहुल गांधी जब बोले। और उन्होंने दूसरी बात कही थी कि संविधान और मनुस्मृति के बीच लड़ाई है। उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मनुस्मृति को मानती है और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान को मानता है। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, दावा किया। कांग्रेस ने किया संविधान का शिकार, ये पंजाब केसरी ने हेडिंग लगाई है, पीएम मोदी का नेहरू गांधी परिवार पर जोरदार प्रहार। और वही बातें इसमें भी की गई हैं। अलग अलग अखबारों ने आरक्षण छीने नहीं और धर्म पर मिले नहीं, एक दूसरी प्रमुख बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से निकाल कर लगाई गई है। हेडिंग लगाई है नवभारत टाइम्स, ये अखबार है, और इन्होंने बॉक्स में दिया है जो राहुल गांधी ने कहा वही बात, एकलव्य की तरह अंगूठे काटे जा रहे हैं।
यानी उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को वो मौके नहीं मिल रहे हैं। पंजाब केसरी ने अलग से प्रधानमंत्री की बात को अलग से दिया और राहुल गांधी की बात को अलग से दिया। अंग्रेजी अखबारों ने भी अलग अलग हेडलाइन दी है और ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, दोनों के बीच एक जोरदार गर्मा गर्म बहस हुई कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो ये बहस को उसी तरीके से कवरेज किया गया है। 110 मिनट का भाषण, राहुल के संविधान बचाओ नैरेटिव को कितना काउंटर कर पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक वेबसाइट ने सवाल किया है, प्रियंका गांधी ने जो प्रतिक्रिया दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर, एक बाइट उनकी आपने सुनी होगी, वायरल हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी के भाषण ने बोर किया, कुछ नया नहीं। नड्डा हाथ मल रहे थे, जैसे पीएम ने देखा तो सुनने की एक्टिंग करने लगे, ऐसा दावा किया प्रियंका गांधी ने, जो कि नई सांसद है। 15-16 दिन ही उनको संसद जाते हुए हैं, वायनाड से चुनकर आई हैं और उनको बोलने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया। हमने उस भाषण पर चर्चा की थी, अच्छा बोली थी प्रियंका गांधी, लेकिन तमाम लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस के पास शशि थरूर जैसे अनुभवी नेता है जो कई बार का अनुभव रखते थे, शायद संविधान पर ज्यादा गहराई से बोल सकते थे, उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया। कई लोगों का यह भी दावा है कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने के लिए उनको मौका नहीं दिया गया। क्या हमारे गेस्ट को भी ऐसा लगता है, ये भी पूछेंगे। प्रियंका की वही बात कि प्रधानमंत्री ने कुछ भी नया नहीं कहा, ऐसा उन्होंने दावा किया है। अलग अलग अखबार अलग अलग तरीके से इसको कवरेज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उनको मीडिया ने बहुत गहराई से दिखाया। अखिलेश यादव ने कहा कि 11 जुमलों का दोहराव किया, जो 11 संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनकी बात की थी, जो हमने आपको दिखाया अभी, उसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। और कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि कोई दम नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष के जितने नेता हैं वो बहुत तारीफ करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की, आलोचना करते रहे राहुल गांधी की स्पीच की। संसद में राहुल गांधी के बाद जितने लोग बोले, चाहे अनुराग सिंह ठाकुर बोले हो या बाकी कांग्रेस के नेता बोले हो या सहयोगी दलों के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सहयोगी दलों के नेता बोले हो, उन्होंने लगातार आलोचना राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, किस तरह से संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया गांधी परिवार, नेहरू परिवार और कांग्रेस परिवार के कांग्रेस के शासनकाल में, उसकी बार बार जिक्र किया। तो एक भूमिका रखनी जरूरी थी जो मैंने रखी थी। सिंह साहब, आपसे ही बात की शुरुआत करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच 1 घंटा 10 मिनट, राहुल गांधी की स्पीच 25 मिनट। 75 साल हुए संविधान के। मैं समझना ये चाहता हूं कि जो 2 दिन बहस चली, 75 साल पूरे होने पर संविधान को 75 साल बाद याद किया जा रहा है। इस सेशन को लोग कितने दिन तक याद करेंगे? क्या आपको ऐसा लगा कि इस बहस में सत्ता पक्ष की ओर से हो, यानी प्रधानमंत्री की ओर से हो या विपक्ष की ओर से हो, क्या ऐसी बातें कही गई जिसे लोग आने वाले दौर में याद करेंगे, या एक दिन की सुर्खियां हैं, सेशन खत्म हो गया, ये बहस खत्म हो गई और ये बातें यही खत्म हो जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि जो 75 साल पूरे हुए हैं संविधान के, तो इस अवसर पर दोनों ही पक्ष को बहुत ही रचनात्मक और बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करके, और जो पूरे देश की 140 करोड़ जनता को कन्विंस कर सके, उस लाइन पर दोनों ही पार्टियों को अपना अपना विचार रखना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं, मेरा अपना आकलन है, व्यक्तिगत आकलन है, बहुत लोग इसे डिफर करें या जो भी करें, कि दोनों ही पक्ष ने निराश किया है। आपने एक बताया कि प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी के भाषण ने बोर किया, या और भी बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मोदी जी के भाषण में नया कुछ नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि दोनों के ही भाषण में नया कुछ नहीं है। राहुल गांधी भी उसी चीज को जो पहले से कहते रहे हैं, उसी घिसे पीटे चीज को रिपीट किया है, और मोदी जी भी जो पहले से अटैक करते रहे हैं कि कांग्रेस ने खुद के संविधान को दरकिनार करके, खुद की प्रजातांत्रिक वैल्यू को खत्म करके सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जिनके पक्ष में सारा बहुमत था, और नेहरू जी को जबरदस्ती बनाया प्रधानमंत्री। फिर इसके अलावा बहुत सारी चेंजेस नेहरू जी के टाइम में भी हुए जो संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल थे। इंदिरा जी ने इमरजेंसी में प्रजातंत्र की हत्या की, लाखों लोग जेल में बंद रहे।
और बहुत सारी चीजें हुई। राजीव गांधी ने सहवानो मामले में और बहुत सारे मामलों में संविधान की ये की भावनाओं के प्रतिकूल काम किया, इस तरह के आरोप उन्होंने भी लगाया। तो ये पहले भी लगाए जाते रहे हैं। 370 धारा पर बाबा साहब अम्बेडकर की भावनाओं को अनदेखा किया गया और वो जो है संविधान को अपने ही देश के एक भाग में पहुंचने से रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर में हमारा संविधान लागू नहीं होता था। तो ये चीजें प्रधानमंत्री ने बोली, तो ये चीजें पहले भी कई बार बोली जा चुकी हैं। अब राहुल गांधी भी वही चीज अपना ही बात बहुत सारे दोहराते रहे हैं। अब एकलव्य के बारे में उनका एक टारगेट है कि इससे आदिवासी खुश होंगे, क्योंकि एक वामपंथी नैरेटिव है कि एकलव्य जो है आदिवासी वनवासी समाज से है। लेकिन हकीकत यह है कि वो महाभारत काल में एक राजा जरासंध हुआ करते थे, उनका एक सेनापति हुआ करता था, वो क्षत्रिय था और उसके बेटे थे एकलव्य। तो ये हकीकत है, ये महाभारत तो पढ़ते नहीं। फिर मनुस्मृति, एक मनुस्मृति पर बात करने का कोशिश राहुल गांधी ने किया, जबकि हकीकत यह है कि मनुस्मृति शायद उन्होंने कवर पेज भी नहीं देखा होगा। मैंने भी आज तक मनुस्मृति नहीं देखा है और कोई रखता भी नहीं है अपने घर में मनुस्मृति। मनुस्मृति में कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं, कुछ बुरी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन मनुस्मृति में एक चीज मैंने किसी से सुना है कि उसी में लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी नारी की, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। इतनी अच्छी चीज भी उसमें एक चीज लिखी हुई है, और भी अच्छी चीजें होंगी उसमें, मैंने भी नहीं देखा। सभी लोग अपने घर में अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और गीता, ये पुस्तकें अपने घरों में लोग रखते हैं, लेकिन मनुस्मृति तो हमको नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों से मेरी चर्चा होती है, किसी ने नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है। तो एक तो अप्रासंगिक चीज ये बोल गए। तो हमको कुल मिलाकर एक चीज और लगा राहुल गांधी के हिसाब से कि राहुल गांधी का जितना भाषण रहा और संभल का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो संभल का मुद्दा तो एक तो छोड़ देना चाहिए वो राज्य स्तरीय नेताओं के लिए। भाई आप ही सब सेंट्रल लेवल पर ही है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य स्तरीय बात है, इशू है, मुद्दा है। सारा काम आप अपने कंधों पर मत ले लीजिए, राज्य स्तरीय नेताओं के जिम्मे भी कुछ काम छोड़ दीजिए, वो राज्य स्तर पर इसको टैकल करें और सरकार के साथ भिड़ें। तो ये चीज करके राहुल गांधी क्या करना चाह रहे हैं, तो यहाँ मेरी समझ में ये चीज आ रहा है कि अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन की लड़ाई है। यहाँ जितनी भी राहुल गांधी ने बातें बोली वो इस वोट बैंक को टारगेट में रख कर कही कि ताकि रीजनल पार्टी हमसे लीड लेकर और मुसलमानों को अपने पाले में न रख पाए। क्योंकि एक चीज हुआ था कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीती थी, तब से मुसलमानों का झुकाव ऐसा लगा कि कांग्रेस की तरफ लगातार बढ़ रही है। और उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियों ने भी इस चिंता में धीरे धीरे कांग्रेस के साथ प्रतिद्वंदिता करने लगी हैं। और इस खेल में हमको, जहां तक मेरा अपना आकलन है, कि भाजपा भी थोड़ा गेम खेलती है पर्दे से पीछे रहकर, क्योंकि वो कभी ऐसा परिस्थितियां क्रिएट करती है या करवाती है ताकि कभी मुस्लिम वोट कांग्रेस के ओर झुकता हुआ नजर आए, कभी मुस्लिम वोट जो है क्षेत्रीय दलों की तरफ झुकता हुआ नजर आए। तो इस तरह का जो चीजें हैं, तो उसमें राहुल गांधी निश्चित रूप से अपने भाषण के माध्यम से इसमें लीड लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, जो चीज राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं या कांग्रेस का थिंक टैंक नहीं समझ पा रहा है, राहुल गांधी भले ही ओबीसी, अति पिछड़ा और दलित और आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन भाजपा बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही गुपचुप रूप से इस पर काम कर रही है। और भाजपा में लगातार इस वर्ग के प्रतिनिधित्व तो दिया जा रहा है, इस चीज को कोई नहीं समझ पा रहा है। और भाजपा इस कदर ये काम कर रही है कि सवर्ण वोट नाराज भी ना हो और धीरे धीरे भाजपा में ये लोग मेन लाइन पर आ जाएं, ओबीसी और दलित आदिवासी के लोग। तो ये कांग्रेस खाली मतलब भाषण देकर इनको अपने पाले में रख पाएगी, ऐसा संभव नहीं है।
तो इन सब चीजों पर थिंक टैंक को, कांग्रेस पार्टी को एक विचार करना चाहिए कि इससे निपटने के लिए कुछ प्रभावशाली कदम उठाएं। तो ऐसे ही होगा, क्योंकि और भी चीजें हैं। जैसे अब मान लीजिए कि लालू जी हैं, लालू जी एमवाई तो इंटैक्ट रखते हैं, लेकिन आप एक चीज और देखिए कि जितना मुसलमान वोट है, मोटा मोटी उतना ही सवर्ण वोट भी है इस देश में। तो अब सवर्ण वोट का भी अब एक स्थिति ये बन गई है कि सवर्ण भी एक वोट बैंक बनते जा रहा है इकट्ठा होकर। तो अब आप अगर यदि मुसलमान की तुष्टीकरण कर रहे हैं तो आपका प्रतिद्वंदी पार्टी सवर्ण का तुष्टीकरण करेगा, तो फिर आप पर वो भारी पड़ेगा, क्योंकि सवर्णों की उपस्थिति हर एक कंस्टिट्यूएंसी में है, और जबकि मुसलमानों की उपस्थिति हर एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं है। कहीं कहीं वो किसी किसी पॉकेट्स में वो काफी ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे पॉकेट्स में वो बहुत कम है। तो इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए, तो इसलिए जो भाषण हुआ वो भाषण राहुल गांधी ने, चूंकि प्रतिपक्ष के नेता हैं तो उनको पहले बोलने का अवसर मिला, लास्ट में प्रधानमंत्री बोलते हैं जैसा कि परंपरा रहा है। तो राहुल गांधी ने ऐसा मतलब एक चीज दे दिया जिस पर मोदी एकदम आक्रामक हो गए, और आक्रामक हो गए तो फिर उनको इसमें बढ़त मिल गया। हालांकि बात तो दोहराई गई है, कोई भी बात ना तो विपक्ष के नेता के भाषण में नई बात आई है, ना ही कोई प्रधानमंत्री के भाषण में कोई नई बात आई है। जी सर, आपने दो महत्वपूर्ण बातें इसमें की, उन पर मैं लौटूंगा। एक तो आपने तुष्टीकरण वाली बात की, दूसरा आपने सवर्णों वाली बात की। लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इन्होंने भी प्रधानमंत्री को सुना है, नेता प्रतिपक्ष जिन्हें विपक्ष का नेता एलओपी कहा जाता है, राहुल गांधी साहब, उनको भी सुना है। डॉक्टर साहब ने हमारे साथ चर्चा भी की थी, उस दिन चर्चा में आप शरीक नहीं थे, किसी और दूसरे कार्यक्रम में थे। प्रियंका गांधी जी की स्पीच की इन्होंने बड़ी अच्छी समीक्षा की थी। और आज ये एक पहली बार ऐसा मौका हो रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हमारे जो तीनों चैनल हैं, तीनों पर हम एक साथ लाइव कर रहे हैं, और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार साहब को तीनों के दर्शक देखना और सुनना चाह रहे हैं। देख तो काफी देर से रहे हैं, सुनना भी चाह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, क्या आपकी ओपिनियन है दोनों नेताओं की स्पीच को लेकर? देखिए वात्सल जी, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ सिंह साहब से। डिबेट जो भी हुआ संविधान से रिलेटेड पार्लियामेंट में, वो फ्रूटफुल नहीं है, उपयोगी नहीं है। देखिए 75 वर्षों में इस संविधान का असर इस देश के डेमोक्रेसी पर और लोगों के विकास पर, जीवन स्तर में सुधार पर कितना प्रभाव डाला है। शांति स्थापित करने में, विकास की गति ज्यादा तेज हो, इसके लिए पॉलिसी जो बने हैं अब तक संविधान के माध्यम से, वो कितना प्रभावी हुआ है, इस पे चर्चा का समय था ये 75 वर्ष में समीक्षा का। विपक्ष तो अपने ढंग से सरकार को जो घेरती है वो अपनी जगह है, सबका अपना अपना स्किल होता है। लेकिन ये 75 वर्षों का जो यात्रा है, आप शुरुआती दौर में देखेंगे जब संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाई जा रही थी भारत के लिए, तो उस समय लोग ज्यादा जागरूक थे। अंबेडकर को माना जाता है कि वो एक्सपर्ट थे कानूनी जानकारी की, विदेशों में भी उन्होंने अध्ययन करके आया था, देखा था, समझा था, परखा था, जीवन कैसे चलना चाहिए, कैसे चल रहा है इस देश में, क्या असर होगा, उनको अनुभव था। इसीलिए जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 2 टुकड़ों में बट गया देश, तो संविधान सभा भी बट गया। कुछ वैसे लोग चूंकि चुने हुए सदस्य है, उस संविधान सभा के सदस्य थे, तो क्षेत्र जो चला गया पाकिस्तान में, उस सदस्य चले गए, वहां के हो गए। अब ये पूर्वी पाकिस्तान के सदस्य थे अंबेडकर, ढाका से ये चुनाव जीते थे, और उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, भारत का अंग नहीं रह गया। तो कांग्रेस के एक सदस्य को इस्तीफा दिलवाया बॉम्बे के परेल से, और वहां से पुनः इनको जिता करके लाया गया। उस समय ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे अंबेडकर, इनकी अपनी पार्टी थी, अपनी पार्टी चलाते थे।
मेरे कहने का मतलब है कि उस शुरुआती दौर में भी देश के प्रति इतना लोग जागरूक थे, समर्पित थे कि अपने पार्टी के न रहते भर में भी, लेकिन अनुभवी थे, बुद्धिमान थे, वो ऐसे लायक थे, इसलिए उनको संविधान का सदस्य बना करके लाया और उनके नॉलेज का, उनके बुद्धि का फायदा इस देश को इसका व्यवस्था किया। और राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और भी 7 मेंबर लोग थे, देश के बड़े बड़े विद्वान लोग थे और त्यागी तपस्वी लोग थे उस जमाने में संविधान सभा के। तो ये भावना थी और ये पिछले 75 वर्षों में ये भावना और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन धीरे धीरे कमजोर हुआ है। ये ठीक बात है, मान लीजिए कि मजबूती का होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए, पावर ज्यादा प्राप्त करने के लिए गलती हुई, लेकिन उसका 42वां संशोधन में उसके माध्यम से हम निवारण किए, उसको सुधारे। ऐसा नहीं कि वैसी गलती करते गए, लेकिन सरकार की ये 75 साल पे होनी चाहिए कि हमारी क्या योजना है, हम देश को कैसे और ज्यादा गति देंगे, ज्यादा शांति व्यवस्था करेंगे, सौहार्द पैदा करेंगे, इसके लिए हम संविधान को और कैसे मजबूती देंगे, इन सारे चीजों पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो आम लोगों की जरूरत है। देश के जो भी नागरिक हैं, जो समझते हैं कि हाँ, जो सत्ता में है, शासन चला रहा है या विपक्ष में भी है, वो किस तरह से रचनात्मक सहयोग करेगा, ये बात होनी चाहिए। लेकिन ये देखने को मिला इस पार्लियामेंट में भी, इस 75वें संविधान लागू करने के वर्ष में, 75वें वर्ष में भी, कि अभी भी जो हमारे देश के नेता हैं, हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, हम दूसरे को कैसे डिफेम करें, और इसके माध्यम से हम वोटरों को लोभित करके, दूसरे से दूर करके कैसे अपने पार्टी के पक्ष में ले जाएं, ये सिर्फ मुझे देखने को मिला। मैं तो निराश हूं पार्लियामेंट में इतने लंबे लंबे भाषण के बावजूद भी, क्योंकि जो होनी चाहिए आम देश के नागरिकों के हित में, देश के हित में, वो किसी तरह की कोई बात नहीं रखी गई, एक बात नहीं रखी गई। आप नेपथ्य में चलते गए, रखते गए, आप क्या आगे देंगे देश को, ऐसा कुछ नहीं रखा। तो मेरे जैसा व्यक्ति तो ये समझता है, मेरी जो समझ है कि आज 75 साल के बावजूद भी, जब माना जाता था कि डेमोक्रेसी भारत में बहुत मजबूत हुआ है, पार्लियामेंट बौद्धिक रूप से कमजोर हुआ है, मैं ये समझता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात रखी, जानकारी दी। कई लोग जानते भी हैं इस बात को कि डॉक्टर आम्बेडकर साहब जब विभाजन की बात तय हो गई थी तो उनको कैसे लाया गया, और भारत का संविधान भारत की मूल आत्मा है। सभी लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय नागरिकों को बहुत अधिकार दिए हैं, कर्तव्य भी हैं और हमें अधिकार भी मिले हुए हैं। इसके साथ साथ जैसे महिलाओं की बात की, सिंह साहब ने भी की, पार्लियामेंट में भी तमाम लोगों ने की, पहले दिन से महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है और इसको सशक्त किया जा रहा है। लेकिन सिंह साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो ये भाषण हुए, इन दोनों हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि लंबे समय तक शायद याद न रखे जाएं। एक मुद्दा उठाया तुष्टीकरण वाला आपने सिंह साहब, मैं उसी से आपसे जानना चाहता हूं। और दूसरा मुद्दा, तुष्टीकरण पे तो बात काफी हुई, प्रधानमंत्री ने भी परोक्ष रूप से कहा कि ये धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, संविधान में उसकी व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर कई लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि बीच में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसे मोदी युग कहते हैं, या उनका जो एक मैजिक चुनाव के दौरान देखने में आता है, जब से उस मैजिक की शुरुआत हुई है हिंदुस्तान के लेवल पर, गुजरात में तो वो 2001 से 2002 से देखा जा रहा है लगातार, लेकिन पूरे भारत के स्तर पर जब से वो आया है, तब से कई लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यकों के जो वोट हैं, खासतौर पर माइनॉरिटीज में भी मुसलमानों के, वो इररिलेवेंट हो गए हैं। लेकिन 2024 में कांग्रेस ने और उसके सहयोगी दलों ने दिखाया कि नहीं, मुसलमान वोटर्स का अब भी वजूद है। तो दोनों ही धड़ों ने कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करते हैं, जिन्होंने नारा दिया था
बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है, ये दो नारे जो आए इस बार हमने हरियाणा से लेकर और महाराष्ट्र तक देखे, तो दोनों ने कम से कम वही कोशिश पार्लियामेंट के अंदर भी की। और दूसरी बात आपने की जो कि मुझे बड़ी ओरिजिनल बात लगी कि जितने मुसलमान वोटर्स हैं उतने ही सवर्ण वोटर्स भी हैं, और अगर आप उनका ध्यान नहीं रखते तो वो छिटक जाएंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुसलमान वोटर्स को प्लीज करने के लिए तो सारी पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी मेरी नजर में अपवाद नहीं है। जब 3 तलाक वाली बात हुई, उसके बाद जब उसको निरस्त किया गया 3 तलाक को, तो उसके बाद ये माना गया, ये बीजेपी के कई नेताओं ने क्लेम किया कि मुसलमान महिलाएं उनको जाकर वोट कर रही हैं, और बार बार जोर से बताया गया और कोशिश हुई। हमने देखा कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके लिए भी रीच आउट बढ़ाया गया। आरएसएस ने भी इस तरह के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे संगठन बना रखे हैं, लेकिन मुझे सवर्णों के लिए तो शायद कुछ नजर नहीं आता। न कोई पार्टी खुलकर बात करती है। आप आरक्षण बचाने की दुहाई देते हैं, मैं तो खुल के कहना भी चाहूंगा कि बचना चाहिए, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण आना चाहिए, लेकिन सवर्णों के लिए भी कोई ना कोई बात इस तरह की होनी चाहिए जिसे आप बिना शर्माए हुए कह सकें, बिना घबराए हुए कह सकें कि आप सवर्णों कोई जुल्म किए नहीं किए इसके बारे में आप कहते हैं, लेकिन इसके बारे में जब आप बोलते हैं, सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, थोड़ा लंबा हो गया है सिंह साहब सवाल, लेकिन क्योंकि मैं उसको थोड़ा विस्तार से इसलिए कह रहा हूं कि लोग झिझकते हुए सवर्णों की बात करते हैं। आपने क्योंकि ये मुद्दा उठाया तो मैं दोनों सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जो तुष्टीकरण वाली बात आपने की, जिसके बारे में तो तमाम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी बात की, प्रधानमंत्री ने तो कहा भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और इस मुद्दे को लेकर कई अखबारों ने भी अपनी हेडलाइन बनाई है। दूसरा सवर्णों वाली बात जो आपने खुद कही, तो इन दोनों पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये तुष्टीकरण वाली बात जो है वो तो कांग्रेस जैसे शरीयत की मांग करते हैं मुसलमान लोग, या शरीयत पर चलना चाहते हैं, वो यूसीसी को इनकार करते हैं कि हमको भारत में एक नागरिक संहिता नहीं चाहिए, इसका विरोध करते हैं वो लोग। इसके अलावा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड बना कांग्रेस के टाइम में, इसके अलावा वक्फ बोर्ड कानून बनाया गया, उसको और भी संशोधन करके और भी ज्यादा बल दिया गया, साहबानों वाला मामला जो आया, तो ये सब चीजें। इसके अलावा राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था उसके दरमियान वो जाके जॉर्ज पुनैया से मिले तमिलनाडु में, जो कि कहता है कि मैं नंगे पांव इस भूमि पर पैर नहीं रखता हूं, जूता पहनकर पैर रखता हूं ताकि मेरा पैर इस अपवित्र भूमि से टच न कर जाए। इतना जहरीला उसका बोल था। और इसके अलावा उदयनिधि मारन ने कहा कि सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देना चाहिए, और उसका मौन स्वीकृति कांग्रेस ने दिया। तो इन सारी चीजों से कांग्रेस का ने अपने आप को एक तरह से साबित किया कि भाई हम हिंदू विरोधी हैं, और इसको ज्यादा ये करने का एकमात्र मकसद है कि मुसलमान और क्रिश्चियन वोट मेरे साथ रहें। ये एक प्रतिद्वंदिता है अदर रीजनल पार्टी के साथ, और उसमें कांग्रेस पार्टी अपनी एंटी हिंदू स्टैंड लेने से कहीं चुकती नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज की उसके बराबर सवर्ण वोट है, लेकिन सवर्ण वोट में क्या है कि आप एक श्लोक पढ़े होंगे जरूर, और हर कोई पढ़ा होगा कि सोए हुए सिंह के मुख में मृगा नहीं आती है, उसको दौड़ना पड़ता है, घात लगाना पड़ता है, तेजी दिखानी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है और शिकार करना पड़ता है। तो मुसलमान वोट को आप देख लीजिए, इस बार पिछली बार कहा जाता है कि 80%, कहीं कहीं 95% तक उनका एग्रेसिव वोटिंग हुआ है। उनके अंदर एक मैसेजिंग होता है कि वोट डालने से चूकना नहीं है, आप वोट डालने जरूर जाओ, सब काम छोड़कर जाओ, अपने पॉकेट से खर्च लगा कर जाओ, लाख रुपए भी लगे तो लगा कर जाओ। तो एक वोट डालने के लिए 1 लाख रुपया खर्च करो आने जाने में, लेकिन जाकर वोट डालो। तो ये चीज सवर्णों को भी करना पड़ेगा। यदि आप करेंगे तो आपकी देखिए अगले दिन से, मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूं, सवर्ण का वोटिंग परसेंटेज सबसे कम रहता है इस देश में, सबसे कम सवर्ण लोगों का वोटिंग रहता है। वो हमको लगता है कि 30% के आसपास रहता है सवर्ण लोगों का वोटिंग। तो ये अगर आपका वोटिंग परसेंटेज 80%, 90% और उतना ही आप एक एकजुट होकर एक ऐसा अपना संगठन बनाकर
और इस माने में राजनीतिक रूप से अपने आप को असर्ट करें तो आपका भी मान बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। ये एक चीज हो गया। तो ये चीज मैं 2 चीज तो बता दिया। अब तीसरी चीज मैं आ रहा हूं। इस चीज को ठीक है, बीजेपी ने बहुत सारे ब्लंडर किए हैं। ये 3 तलाक को बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। बीजेपी का ये मुद्दा नहीं था। बीजेपी जिस लाइन पर चलती रही है और जिस लाइन पर चलती है वो इस चीज को छू कर बहुत बड़ी गलती की है। जैसे एक चीज और मैं इसी संदर्भ में बता दूं कि बांग्लादेश बनवा कर भी भारत ने गलती किया है, मेरा पर्सनल आकलन है। आज उसी बंग बंधु मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी गई बांग्लादेश में, और किसने तोड़ा? बांग्लादेशियों ने ही तोड़ा। और उन बांग्लादेशियों ने तोड़ा जिनके पूर्वजों को पाकिस्तानियों ने बूट से रौंदा था, किलिंग किया था, रेप किया था और उनकी संपत्ति लूट ली थी। और वो आज प्रो पाकिस्तान होकर अपने ही आजादी दिलाने वाले नायक शेख मुजीबुर रहमान का ये तोड़ दिया मूर्ति। तो ऐसे नमक हराम लोगों को आप छोड़ देते पाकिस्तानियों के रहमो करम पर। मारने वाले पाकिस्तानी थे, मरने वाले बांग्लादेशी थे। हमको क्या पड़ी थी कि साले बांग्लादेशी को जाके हम बचाने जाएं? मरो, अब मारो, खत्म हो जाओ, तो हमारे लिए आज की स्थिति अच्छी रहती। तो उसी तरह से ये 3 तलाक भी मुद्दा हमारा नहीं था। ये चीज सोचनी चाहिए थे बीजेपी को। ये सब चीजें सोचनी चाहिए। इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास से सबक लेकर आगे हमको क्या करना है, इस तरह की रणनीतियां तय करते हैं हम। अब आते हैं अगली बात पर। आप देखिए, अटल अडवाणी के टाइम में एक गोविंदाचार्य हुआ करते थे। अडवाणी जी का राजनीतिक सलाहकार थे और बहुत बड़े थिंक टैंक थे। और उनके पिताजी काशी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर थे, तमिल ब्राह्मण थे। लेकिन वो कितना सुलझे हुए चीज थे कि उन्होंने बीजेपी में सोशल इंजीनियरिंग को लागू करने का सबसे ज्यादा जोर लगाया और उनकी बात को मानी गई। और उसका नतीजा हुआ कि कालांतर में बीजेपी ने नीतीश कुमार को खड़ा किया कि पूरा जो ओबीसी वोट बैंक है वो लालू यादव का बंधुआ वोट बैंक क्यों बना रहेगा भाई? आप ओबीसी में ही और लीडर पैदा कीजिए और सवर्ण आपका वोट बैंक बनेगा। तो उस लाइन पर काम किया गया। तो देखिए, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा एकदम स्टॉन्च, कभी भी डिगा नहीं है। आप पूरे इतिहास को उठा कर देख लीजिए। माने जो जितने चुनाव हाल फिलहाल में हुए हैं 2005 से या सन 2000 से ही नीतीश कुमार के पक्ष में सवर्णों का एक मुश्त वोट हुआ है और आज भी हो रहा है और 2025 में भी मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। तो ये एक चीज है। तो इस लाइन पर बीजेपी अब धीरे धीरे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। आप देख लीजिए, हरियाणा में ओबीसी चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश में ओबीसी चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में आदिवासी चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से बीजेपी कर रही है कि अब सारे सवर्ण वोट बैंक साथ देंगे और पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग, दलित समाज के लोग आगे बढ़कर लीडरशिप का भार संभालेंगे। तो इस तरह की बीजेपी भी काउंटर अपना स्ट्रेटेजी तैयार कर चुकी है। और ये जो राहुल गांधी चिढ़ाने वाली बात बोलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का जितना भी लब्बो-लुआब रहा बोलने का, वो मनुस्मृति हो चाहे और भी बहुत सारी बातें हो, उन्होंने टोटल बातें सिर्फ इस हिसाब से किया कि हिंदू धर्म का अगर कोई ठेकेदार है तो वो सवर्ण है। राहुल गांधी का कहने का माने परोक्ष रूप से मतलब यही है। और इस सवर्ण वर्ग को चिढ़ाकर हम बहुत सारे चीजों को साध सकते हैं। ओबीसी को साध सकते हैं, ईबीसी को साध सकते हैं, दलित को साध सकते हैं, मुसलमान को साध सकते हैं, क्रिश्चियन को साध सकते हैं। लेकिन ये भूल गए कि अब ओबीसी और दलित उनको साधने से नहीं सधेगा। उल्टे ये जो बोल रहे हैं कि मनुस्मृति को गाली देने से सवर्ण चिढ़ जाएगा, तो सवर्ण चिढ़ जाएगा तो सवर्ण में इतनी ताकत है कि किसी का माहौल बना सकता है, किसी का माहौल बिगाड़ सकता है। आप पूरे इतिहास को देख लीजिए, इंदिरा गांधी को जिताने में भी सवर्ण
का बहुत बड़ा रोल रहता था। इंदिरा गांधी को 1977 में हराने का भी रोल रहा। कर्पूरी ठाकुर को भी चीफ मिनिस्टर बनाने में रोल रहा। और आज के डेट में भाजपा में बहुत सारे ओबीसी को आगे करने में भी सवर्णों का रोल है। मायावती जी को फुल मेजोरिटी के साथ अगर किसी ने बनाया तो सवर्ण था, फुल मेजोरिटी के साथ। पहली बार मायावती जब फुल मेजोरिटी के साथ मुख्यमंत्री बनी थी, किसी दूसरी पार्टी पर डिपेंडेंसी उनकी नहीं थी, तो उसमें सवर्णों का बहुत बड़ा रोल था। तो इन सब चीजों को अगर राहुल गांधी भूल जाते हैं और सवर्णों की चिढ़ाने वाली बातें करते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और कांग्रेस की भी थिंक टैंक को इस पर सोचना चाहिए। जी, आपकी आवाज। जी सर, मैंने कहा कि आपने बहुत विस्तार से अपनी बात को रखा और चर्चा थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन डॉक्टर साहब भी क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं तो इनसे सवाल पूछना बनता ही है कि डॉक्टर साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम में ही पंडित लगा है, कश्मीरी ब्राह्मण थे। राहुल गांधी की बात अगर हम करते हैं तो दत्तात्रेय ब्राह्मण, दत्तात्रेय उन्होंने अपना गोत्र बताया हुआ है, खुद को ब्राह्मण बताते हैं। और हमने कई बार देखा कि जनेऊ धारण करके वो पूजा पाठ करते हैं, जैसे हम और आप भी जनेऊ धारण करके पूजा पाठ करते हैं। और जनेऊ के अधिकारी है, मतलब मनुस्मृति की भले ही वो बात नहीं माने, लेकिन सिंह साहब को लगता है कि मनुस्मृति की बात करते हुए वो सारे सवर्णों पर एक तरीके से हमला कर रहे हैं। तो अचानक एक ब्राह्मणवादी व्यक्ति, जनेऊधारी व्यक्ति क्या विरोधी हो गया है सवर्णों का, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी क्या वो सवर्णों को कहीं पोषित कर रही है या वो केवल पिछड़ों के वोट लेना चाहती है? खासतौर पर जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, पिछड़ों के भरोसे ही अपनी वो नाव पार लगाना चाहती है और मान के चलती है कि सवर्ण वोट तो हमारी जेब में है ही, ये भला कहाँ जाएंगे हमें छोड़कर। जी डॉक्टर साहब। देखिए वात्सल जी, हम संविधान की चर्चा कर रहे हैं और संविधान में प्रियम्बल में ही है जाति धर्म लिंग के अनुसार विभेद नहीं करना है। लेकिन इसी संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जाति के आधार पे विभेद करता है। लेकिन ये संविधान जो है और ये व्यवस्थाएं जो हैं ये किनके लिए है? ये आम जन के लिए है, ये देश के आम नागरिक के लिए है। अगर जाति में कहीं सुविधा है तो इस संविधान के अनुसार जो जिस जाति में जन्म लेगा मरने के दिन तक उसी जाति में वो रहेगा। और जब मांग करने जाएगा देश में कुछ कि हम, चूंकि ये प्रिविलेज है इस जाति को और मैं इस जाति में हूं इसलिए दीजिए। अगर कुछ मांगना नहीं है देश से, देश के जो कानून है संविधान है उसके तहत अगर कुछ सुविधा मांगना नहीं है तो आप जिस जाति को अपने मन से रखिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जाति कहे, देखिए डॉक्टर सीपी ठाकुर बिहार में जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट जो मेडिकल साइंस के, उन्होंने एक मुहिम चलाया, दलितों को जनेऊ पहनाया करते थे, उनको एहसास करवाते थे कि जैसे ब्राह्मण हैं, उच्च जाति के लोग हैं, वैसे तुम भी अपने आप को मानो कि हम उच्च हो। ऊंच नीच की भावना जो है, विभेद जो है लोगों के बीच में, इसको समाप्त करने के लिए ठाकुर जी दलितों को पहनाया करते थे जनेऊ। तो लालू जी ने एक नरसंहार में उनका नाम दिलवा दिया। ये परिणाम हुए। इस देश में अजीब बात है, जो चीजें हैं आम लोगों की सुविधा के लिए, उसका इतना मिसयूज हो रहा है। 10 बरस तक आरक्षण की व्यवस्था थी दलितों के लिए, वो अनंत काल तक चल रहा है। मोरारजी देसाई ने पिछड़े लोगों के भलाई के लिए एक आयोग बनाया, मंडल आयोग, लेकिन अगड़े बीपी सिंह ने माहौल क्रिएट किया कि लागू करना पड़ा रिजर्वेशन के लिए 27%। और ये तमाम चीजें जो हो रही है उन नागरिकों के भलाई के लिए नहीं, हमारी पार्टी को कैसे ज्यादा से ज्यादा हम काम करें या न करें, इस जातीय उन्माद फैला करके हम लोगों को अपने पक्ष में कर सकें, वोट बैंक बना सकें। अभी सिंह जी लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट बैंक है, स्वर्ण वोट बैंक है। क्या है भाई, ये देश में क्या प्रयास चल रहा है?
नागरिकों को वैचारिक रूप से उन्नत न बना करके, बुद्धिमान न बना करके, बौद्धिक रूप से धनी न बना करके हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेवकूफ बनावे, ताकि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास पीछे पीछे चलते रहें, वो काम अच्छा करें, खराब करें, कुछ भी करें, इस नाम पर सिर्फ कि मेरे शुभ चिंतक हैं, उनके पीछे पीछे बगैर आकलन के चले, ये दुर्भाग्य है। इसीलिए ये देश इतने गलत स्थिति में है। चाइना जो माना जाता था कुछ अलग ढंग का, वो साइंटिफिक रिसर्च पे खर्च करता है $449 बिलियन, और बौद्धिक रूप से जहां ये देश साइंटिफिक रिसर्च में भी आदिकाल से उन्नत माना जाता था, ये देश करता है $0.64 बिलियन खर्च हो रहे हैं इन्हीं जातीय आधारित उन्माद पैदा करने के लिए, धर्म आधारित उन्माद पैदा करने के लिए, ताकि हमारे पार्टी के बैंक बने रहें, वोट बैंक बने रहें, समर्थक बने रहें। देश कैसे विकास करे, देश के लोग बौद्धिक रूप से कैसे उन्नत हो, विचारवान हो और देश मजबूत बने, इस ओर ध्यान नहीं है हमारी पार्टी, ताकि इनके सहयोग से हम सत्ता पर काबिज रहें। पावर हंगर जो है, पावर कब्जा करने के लिए जो है, सारे देशभक्ति भुला दिए। देश के प्रति जो भावना है देशभक्ति की, ये सब रसातल में चला गया, भूलते जा रहे हैं लोग। और आज के दिन में भी, इस 75 साल में भी, जिस संविधान की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी को कैसे मजबूती मिले, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे, यह स्पष्ट है जिस संविधान में कि इसके अनुसार विभेद नहीं करना है, और वही करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी दुखद है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस 75 वर्षों में जो मजबूती चाहिए थी वो मिली। और इस संविधान, ये पार्लियामेंट में आम पब्लिक के पैसे का मिसयूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिसयूज हो रहा है। उनकी भलाई के लिए एक शब्द कुछ नहीं बोले जा रहे हैं। ये दुखद पहलू मैं मानता हूँ, मेरा समझ है। हो सकता है कि मैं अपने आप में गलत हूँ, लेकिन मैं यही समझ रहा हूँ। बात समझिए, मैं तो बहुत दुखी हूँ। पार्लियामेंट में 1 मिनट रहने लायक लोग इस देश के नहीं है, क्योंकि देश की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर कैसे पार्टी के माध्यम से आए, ये बात कर रहे हैं। ये दुखद पहलू है। और सबसे ज्यादा दुखद पहलू है कि हम इस देश में तमाम नागरिक जो हैं, ऐसे लोगों को परख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, और उसके अनुसार समय आने पर दंडित नहीं कर रहे हैं। ये दुखद है। चाणक्य का भाव है। जी डॉक्टर साहब, आप चाणक्य की भूमि पर ही बैठे हुए हैं, भगत क्षेत्र में, पटना में आप बैठे हैं। वहां से आपने अपने दिल के उद्गार प्रकट किए, और बड़ी अच्छी बात की आपने कि नेशन फर्स्ट जो केवल नारा नहीं होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। सिंह साहब भी शायद कुछ कहना चाहते हैं, एक कंक्लूडिंग रिमार्क सिंह साहब का ले लेते हैं। जी सर। जी, बस 1 मिनट के लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आरक्षण 10 साल के लिए, मैं मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का उस टाइम तत्कालीन समय में बहुत बुद्धिमानी भरा ये कदम था कि दलित वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए और आदिवासी वर्ग को। ये बहुत ही अच्छा, लेकिन उनकी अपेक्षा ये भी थी, और उन्होंने 10 साल का ही प्रोविजन दिया था, इस अपेक्षा के साथ कि हम इतने भी समय में सभी लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे कि 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराया अमेरिका ने, और फिर पूरे जापान को दबोच लिया और उसकी आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया। लेकिन जब आर्थिक गतिविधियों को ओपन किया, जब अमेरिका ने उसको कुछ छूट दिया, तो जापान ने सबसे पहला काम किया कि 100%, मात्र 18 वर्षों में 100% लिटरेसी रेट कर दिया, और अपने युवा वर्ग को साइंटिस्ट बनाया और क्वालिटी एजुकेशन दे दिया। और नतीजा हुआ कि बहुत जल्दी 1970 के दशक आते आते जापान एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। यदि हम उस लाइन पर काम किए रहते तो आज हमारा दलित भाई, आदिवासी भाई, ओबीसी, अति पिछड़ा सभी लोग खुद मांग करते कि अब आरक्षण खत्म करो,
लेकिन हम लोग विफल रहे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में। और ये मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने भी इसमें घोर लापरवाही किया, लालू जी या कोई भी रीजनल पार्टी है घोर लापरवाही किया, और आज तक वो लापरवाही जारी है। मोदी सरकार का भी उस पर ध्यान नहीं है कि क्वालिटी एजुकेशन ईच एंड एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। आज भी हम देख रहे हैं अति निर्धन परिवार में 8-8 बच्चे पैदा हो रहे हैं। यदि उनको एजुकेशन मिला रहता ना तो 2 बच्चों से ज्यादा वो नहीं करते। तो इस लाइन पर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के जो ख्यालात थे, उनके जो विचार थे, उस पर हम लोग खरे नहीं उतरे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आरक्षण भी लगातार जारी रह रहा है और आरक्षण के आड़ में राजनीति भी, वोट बैंक की राजनीति भी और ज्यादा तल्खी के साथ हो रही है। एक दूसरे को लड़ाकर भिड़ाकर किया जा रहा है। जी सर, आपने बिल्कुल सही बात की। बाबा साहब को याद किया, राजेंद्र प्रसाद जी को याद किया गया। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब कह दीजिए, फिर कंक्लूड करते हैं मामले को। बड़ी लंबी चर्चा हो गई। देखिए वात्सल जी, मुझे जहां तक जानकारी है, अंबेडकर साहब नहीं चाहते थे रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन का जो वर्तमान स्वरूप है वो नहीं चाहते थे। सुविधा साधन मिले लोगों को और उनके अंदर के जो टैलेंट है वो बाहर आए। किसी तरह की रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी अंबेडकर को, इसीलिए 10 साल का उन्होंने किया। दूसरे लोग चाहते थे, दूसरे लोगों ने दिया। देखिए, मैं कल था बिहार में नवादा जिले के खनवा गांव में, जहां पर बिहार के प्रथम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म हुआ था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि श्री कृष्ण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो जमींदारी प्रथा था देश में, और बिहार में मुख्य रूप से। दूसरे जगहों पर राजा थे, बिहार में कोई राजा नहीं था, जमींदार हुआ करते थे। और जमींदार लोग आजादी के आंदोलन में श्री कृष्ण सिंह के बहुत सारे समर्थक थे, मददगार थे। लेकिन फिर भी सबसे पहले देश में अगर किसी ने भूमि सुधार से रिलेटेड काम किया तो श्री कृष्ण सिंह ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। उसमें उनके जाति के बहुतायत लोग, सबसे ज्यादा उनके जाति के लोग थे, फिर भी उनको नाराज करके आम लोगों की भलाई के लिए उन्होंने ये जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद दलितों को देवघर में मंदिर में प्रवेश करवाया। अपने खुद जाकर उन्होंने प्रवेश किया। और श्री कृष्ण सिंह जी पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। अगर आप आखिरी में कुछ कंक्लूड करना चाह रहे हैं, क्योंकि चर्चा बहुत लंबी हो रही है, एक और चर्चा इसके बाद हमें दोबारा करनी है, इसलिए अगर है कि पहले के लोग संविधान जो बनाए, जिन लोगों ने बनाया, उनका उद्देश्य था आम नागरिकों के जीवन में सुधार लाना। किसी भी जाति धर्म को हो, समाज को ऐसा निर्माण करना ताकि नीच ऊंच का कोई भेदभाव न रहे, एक हो जाए। लेकिन आज के डेट में जो जमात है पार्लियामेंट में, उसकी लगातार कोशिश है कि नहीं, भेदभाव बढ़े, नफरत बढ़े, और बगैर कुछ किए हुए, बगैर किसी निर्माण कार्य मेरे किए हुए हमको वोट रूपी शक्ति मिलते रहे। ये दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छे तरीके से रखी, और चर्चा भी बड़ी लंबी हुई। 3 चैनलों पर एक साथ इसका लाइव प्रसारण आज हमने किया है। थोड़ी देर में दोबारा एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन उसका असर भारत की सीमाओं से पार है, भारत का प्रभाव जाहिर करने वाली बात है। तो दोनों मेहमान हमारे साथ होंगे उस चर्चा में भी। इस चर्चा में आप सभी ने इसको देखा और इतनी बड़ी संख्या में देखा, आप सभी का आभार। सिंह साहब, आपका भी आभार, और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार।